हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस एडिशन में हम रिविजिट करेंगे एक ऐसी कंपनी जो इंडिया को रिप्रेजेंट करती है ग्लोबली। इट्स अ ग्लोबल ब्रांड। इट्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट होटल ब्रांड ऑफ इंडिया, नॉट ओनली इंडिया, ऑफ द वर्ल्ड। इसको हमने पहले कवर किया हुआ है और इसको कवर करते हुए हमने इसके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को देखा था, जो कि काफी पुरानी बात है। इसको मैंने पिकअप किया था सितंबर, अराउंड सितंबर में, सितंबर 2023 में, एट अ प्राइस ऑफ 460। बट मैं इसको 766 में सेल करके निकल गया। तो इन अ ईयर, क्लोज टू इन अ ईयर, मैंने 66.46% रिटर्न बनाया है इसमें। बट अब मुझे लगता है ऐसा कि इसमें जो नंबर्स हैं वो थोड़े महंगे हो गए हैं। इसका ग्रोथ ट्रेजेक्टरी बहुत हाई है, तो इसको मैं कॉन्स्टेंटली रिवैल्यूएट करता रहता हूँ। बट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में जंप करने से पहले हम एक बार क्विकली देखेंगे कि आईएचसीएल, जो कि इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड है, जो कि ताज ग्रुप से इन्वॉल्व है, उसका कंपैरिजन हम करेंगे मैरियट, हिल्टन और हयात से। सारे बहुत ही डिफरेंट ग्रोथ ट्रेजेक्टरीज में है, डिफरेंट इकोनॉमीज में है। मैंने तीनों जो लिए हैं कंपैरिजन के लिए, वो अमेरिकन कंपनीज लिए हैं, क्योंकि ऑल्सो अमेरिका में जो होटल पेनिट्रेशन है वो काफी हाई है। और और ऑब्वियसली उसके उसका जो ग्रोथ फेज है वो होटल इंडस्ट्री का, वो काफी अलग लेवल पे है। बट एक बार हम कुछ कंपनियों के मार्केट कैप्स देखेंगे, ये बड़े बड़े अमेरिकन कंपनीज की, उसको आईएचसीएल से कंपेयर करेंगे, उसकी अकॉर्डिंग उसका रेवेन्यू देखेंगे। बस हम ये समझना चाहते हैं कि अगर हम उनका मार्केट कैप ले ले यूएसडी वाला और उसको करोड़ में कन्वर्ट कर दें, और उसके अगेंस्ट हम अपना उसका उनके रेवेन्यूज कंपेयर करें और उनके प्रॉफिटेबिलिटी या नेट कैश फ्लो कंपेयर करें, तो ताज ग्रुप स्टैंड कहाँ करता है? कि ये देख के आपको क्या लगेगा कि एक्सपेंसिव है या चीप है या क्या है? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैरियट जो है वो क्लोज टू 6,26,000 करोड़ का मार्केट कैप कर रहा है, और ताज ग्रुप जो है वो 1,09,000 करोड़ के मार्केट कैप के करंटली बैठा है। तो ऑब्वियसली ये काफी छोटा है। बट अगर वो उसको हिल्टन और हयात से भी कंपेयर करेंगे तो हिल्टन और मैरियट को आप एक कैटेगरी में डाल सकते हैं, और हयात और आईएचसीएल को मार्केट कैप के टर्म्स में आप एक कैटेगरी में डाल सकते हैं। राइट? क्योंकि हयात जो है वो 1,11,000 करोड़ के मार्केट कैप पे बैठा है, वेर ताज ग्रुप जो है वो 1,09,000 करोड़ के मार्केट कैप पे बैठा है। बट स्टोरी बस वहीं तक एंड हो जाती है, क्योंकि उसके बाद जो रेवेन्यू है और उसके जो सारे जो नंबर्स हैं उसमें बहुत बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। तो रेवेन्यू के नंबर्स अगर देखें तो 2,95,000 करोड़ का रेवेन्यू मैरिएट कर रहा है। ठीक है। और आईएचसीएल जो है करेंटली 8,565 करोड़ का रेवेन्यू कर रहा है। तो वेर इज मार्केट कैप जो है, तो रेवेन्यू मल्टीपल्स में बहुत बड़ा गैप है। बट मार्केट कैप के मल्टीपल्स में 5x, 5-6x का गैप है। ठीक है। और हयात जो है, हयात 1,11,000 करोड़ पे बैठा है, उसका रेवेन्यू है 47,000 करोड़। तो इवन आईएचसीएल जो है उसका 6x का गैप है, मतलब वो 6x कम है हयात के रेवेन्यू के कंपैरिजन पे। ठीक है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो आईएचसीएल और हयात, एबिटा मार्जिन जो आईएचसीएल का है वो काफी बढ़िया है, वो 35% पे बैठता है। उसकी वजह से क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी वाइज आईएचसीएल 1,600 करोड़ पे बैठा है, वेरएज नेट प्रॉफिट पे हयात 3,131 करोड़ पे बैठा है। तो नेट प्रॉफिट का जो मल्टीपल गैप है वो 2x है। मार्केट कैप सिमिलर है, रेवेन्यू जो है वो 6x का गैप है आईएचसीएल और हयात के बीच में। तो काफी इंटरेस्टिंग नंबर्स लगे मुझे। ऐसा लगता है कि कंपैरिजंस करना जरूरी है, जस्ट टू सी कि अमेरिकन मार्केट्स जो है अपने होटल इंडस्ट्री को कैसे वैल्यू कर रही है। वो एक बहुत मेच्योर मार्केट है, वो एक ऐसा मार्केट है जिसमें 50-60% जो है वो मार्केट में इन्वेस्टेड है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। इंडिया में अभी बहुत नेसेंट स्टेज पे इंडस्ट्री है, और ये स्टॉक मार्केट जो है बहुत ही नेसेंट स्टेज पे है। क्लोज टू 3-4% ही हाउस होल्ड इन्वेस्टेड है। मुंबई जिसको फाइनेंशियल कैपिटल कहते हैं, उसमें 95% जो एसेट्स हैं वो फिजिकल एसेट्स में इन्वेस्टेड है। सिर्फ 5% जो है वो फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्टेड है। तो
बहुत ही नेसेंट स्टेज पे है, बट मैं जस्ट ये कंपैरिजन प्रेजेंट करना चाहता था ये देखने के लिए कि आईएचसीएल जो उसका रेवेन्यू है और जो प्रॉफिटेबिलिटी है और नेट कैश फ्लो के जो नंबर्स हैं, वेयर डज इट स्टैंड कंपेयर टू ग्लोबल पियर्स। और बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग इसका बन रहा है कि मार्केट कैप हयात से अगर कंपेयर करें तो सिमिलर लेवल्स पे है। रेवेन्यू जो है आईएचसीएल का, जो हयात का है वो ताज ग्रुप से 8x पे है। नेट प्रॉफिट जो है उसका सिर्फ 2x का गैप है। और जो हाँ, तो रेवेन्यू पे और नेट प्रॉफिट पे जो है जो सिर्फ 2x का गैप है। तो हैविंग सीन दिस, तो मुझे तो लगा था एक्सपेंसिव था, तो मैं बेच के निकल गया एंड आई थॉट देयर वर बेटर अपॉर्चुनिटीज आउट देयर। तो मैं इसको लिक्विडेट करके मैं दूसरे कंपनी में चला गया। बट इट इट इज अ फैसिनेटिंग स्टोरी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंडिया को इंडिया की बात करते हैं, देयर आर वेरी फ्यू ग्लोबल ब्रांड्स जो मतलब जो ग्लोबली रिकग्नाइजेबल है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम साउथ कोरिया की बात करते हैं तो hyundai है और एलजी है, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो वर्ल्ड वाइड डोमिनेटिंग ब्रांड्स हैं। इंडिया में ऐसे ब्रांड्स बहुत कम हैं। उसमें से एक आईएचसीएल है जो रिकग्नाइजेबल है, बट इवन जो आईएचसीएल का जो बिजनेस है अगर आप देखेंगे तो वो ज्यादातर इंडिया फोकस्ड है। तो इंडिया फोकस ज्यादा है, बट फिर भी उसके जो प्रॉपर्टीज हैं जो ग्लोबली हैं वो आइकॉनिक है। एंड इट इज वन ऑफ द फ्यू ब्रांड्स विच पीपल एसोसिएट इंडिया विथ। हैविंग सेड दैट, हम अब इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे आपने देखा इनके जो अवार्ड्स हैं, उसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होटल ब्रांड 2024 का अवार्ड है। ये अवार्ड 2022 और 2021 में भी इनको मिला है। और इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड 2024, 23, 22, 2020 में इनको मिला है। ओबरॉय भी एक बड़ा ब्रांड है। तो जो गैप्स इसमें दिख रहे हैं वो मोस्ट प्रोबेबली ओबरॉय की तरफ जाएंगे। तो हमें समझना पड़ेगा कि 2017 में जो इनका जर्नी था, जो प्री कोविड था और जो पोस्ट कोविड जर्नी था, वो काफी इनक्रेडिबल एक टर्न अराउंड जर्नी रहा है इनके लिए। तो इनका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है उसी से शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि इनका जो पीएनएल है, इनका रेवेन्यू 2017 पे 4,000 करोड़ था और स्ट्रेटेजीज एकदम अलग थी। जो पहले जो इनका स्ट्रेटेजी था ये था कि वो खुद से वो प्रॉपर्टी को ओन करेंगे, ऑपरेट करेंगे, उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो बहुत ज्यादा कैपेक्स हैवी था। बट दे ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम अदर ग्लोबल पियर्स कि वो लोग क्या कर रहे हैं, और वो लोग जो क्या कर रहे हैं वो ये है कि वो लोग मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू इनका जो बैलेंस शीट है वो थोड़ा कैपिटल लाइट हो जाता है, एसेट लाइट हो जाता है, बिकॉज ऑफ विच ऑपरेशनल एफिशिएंसीज इंप्रूव होती हैं और प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो डेट है वो 3,000+ करोड़ का था, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेटेजी ऑफ building and operating and owning hotels. But then they became smarter about it, and उसके बाद से उन्होंने क्या किया कि आइकॉनिक प्रॉपर्टीज जो हैं उनको लीज पे लेना शुरू किया, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करना शुरू किया। तो उसके वजह से वो फीस भी देते हैं, या मतलब उनके अलग अलग तरीके होते हैं रेवेन्यू शेयरिंग के। उस पे अभी हम नहीं जाएंगे। बट ये जो है इनके नंबर्स में हाईली रिफ्लेक्टिव है, क्योंकि अब इनका कैश रिजर्व्स जो है वो 3,000+ करोड़ का है। तो इनको अगर कोई एक्विजिशन करना है या कोई होटल्स के साथ टाई अप करना है या कुछ भी कैपिटल डिप्लॉय करना है तो काफी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि दे आर हाईली कैश सरप्लस, राइट। तो रेवेन्यू जो है वो 8,500+ करोड़ का है। एबिटा इनका 35% है, पहले 16% हुआ करता था। पैट जो है, पैट तो था ही नहीं, मतलब लॉस था 63 करोड़ का। तो 2025 में 1,900 करोड़ का इनका प्रॉफिट बन रहा है। और ब्रांडस्केप भी जो है बहुत बड़े इन्होंने चेंजेस किए हैं। पहले जो इनका ब्रांडस्केप था वो सिर्फ ताज था, बट अब जो है वो ताज सैट्स के साथ टाई अप कर चुके हैं। सैट्स जो एक सिंगापुर की कंपनी है, और जो एयरलाइंस में जो मील्स मिलती हैं उसमें सैट्स काफी डोमिनेट करता है। 60% जो मील्स एयरलाइंस में मिलती है उसमें सैट्स का है। और इन्होंने होटल के कैटेगरीज को कैसे बना दिया है कि पहले एक्सक्लूसिव होता था काफी ताज की, हाँ ताज ग्रुप है,
5 स्टार होटल है, बट अब उन्होंने क्या कर दिया है कि उन्होंने विद इन द वैल्यू चेन, जैसे लेमन होटल्स है, लेमन होटल्स की कैटेगरी में भी वो आ गए हैं। जैसे इनका जिंजर होटल ग्रुप है, तो जिंजर होटल ग्रुप में बजट कैटेगरी में भी है और मीडियम कैटेगरी में भी है, तो जिंजर लीन जो है। और फिर होम स्टेज में आ गए हैं, आमा होम स्टेज बोल के है। तो ये काफी सारे इनके ब्रांड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये ताज, फिर क्लैरिजिस कलेक्शन भी इन्होंने ले लिया है, फिर सिलेक्शंस जो है वो मिड कैटेगरी में आता है, जिंजर जो है वो लोअर कैटेगरी में आता है। फिर विवांता विवांता भी इन्हीं का है, फिर ट्री ऑफ लाइफ, आमा, क्यूमिन एंड ताज सैट्स। तो ये कुछ ब्रांड्स हैं जो इनका ब्रांड्सकेप इन्होंने काफी बढ़ा दिया है। और मार्केट कैप जो पहले हुआ करता था 13,000 करोड़ हुआ करता था, तो अब जो है वो 1 लाख करोड़ पे बैठा है। और शेयर होल्डर्स भी जो है उनका इंटरेस्ट काफी बढ़ा है, तो 1.4 लाख पहले शेयर होल्डर्स हुआ करते थे, जो कि बढ़ के 5.5 लाख हो गए हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि द फ्यूचर इज ब्राइट, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल टेलविंड्स। उसमें वो बहुत सारे फैक्टर्स एसोसिएट करते हैं कि व्हाई द होटल इंडस्ट्री शुड राइज फ्रॉम हियर। पहला बात तो वो ये कह रहे हैं कि सप्लाई जो है इंडिया में वो 4% ऑफ यूएस है, जो इन 0.2 मिलियन जो रूम्स हैं, दैट इज इक्वल टू 4% ऑफ व्हाट यूएस हैज। तो अगर यूएस 100 पे बैठा है तो वी आर सिटिंग एट 4, विच इज हाईली अंडर पेनेट्रेटेड। गवर्नमेंट का स्पेंड इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा है, तो 2 ट्रिलियन गवर्नमेंट का स्पेंड एक्सपेक्टेड है 2024 से 2030 में। सो दिस शुड बूस्ट tourism, and they should boost a lot of people driving down from one city to another to experience ताज के प्रॉपर्टीज। और न्यू डेस्टिनेशंस जो है वो एक इंक्रीज पे है। टायर 2, टायर 3, टायर 4 सिटीज में अभी एयरपोर्ट्स काफी बड़े तरीके से फैल रहे हैं, और उसकी वजह से वो ये कह रहे हैं कि देर विल बी अ 75% इंक्रीज इन होटल्स इन दिस टायर 2, टायर 3, टायर 4 सेगमेंट। सप्लाई का जो ग्रोथ है वो काफी स्लो है। तो मतलब अगर डिमांड काफी हाई है और सप्लाई का ग्रोथ काफी स्लो है, तो उसमें रियल एस्टेट के प्राइसेस एक डेफिनेट जंप देखेंगे। तो यही चीज सिंगापुर में भी हो रही है कि पोस्ट कोविड जो जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहे थे वो होना हॉल्ट हो गए थे, और उसके वजह से क्या हो रहा था कि जो भी रेंटल पे दे रहे थे लैंडलॉर्ड्स, वो भी अपने रेंटल पे निकाल के, क्योंकि उनको बहुत अट्रैक्टिव प्राइसेस पे मिल रही थी और कंस्ट्रक्शन उतना ज्यादा हो नहीं रहा था, तो रियल प्रॉपर्टी के प्राइसेस काफी ज्यादा हाई चले गए थे। एंड दैट्स व्हाई दे वांटेड टू यूज दैट एज अ बेनिफिट, एंड उसको सेल करके वो क्विक बक बनाना चाहते थे। तो ये चीज होटल के कंस्ट्रक्शन में भी दिख रहा है, और उसके वजह से मैनेजमेंट ने ये गाइड किया है कि एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा, क्योंकि डिमांड जो है, और आप ये देख ही सकते हैं, आई थिंक रूम रेंट्स जो है अक्रॉस होटल कैटेगरीज, दे हैव बीन वेरी हाई, दे हैव बीन वेरी प्रीमियम एज वेल। तो इसका रीजन ही यही है कि जो सप्लाई ग्रोथ जो है वो उतना हाई है नहीं। अगर आप एशियन कंट्रीज में देखें, या ये थाईलैंड में देखें, या इंडोनेशिया या बाली वाली में देखें, तो वहां पे क्या है कि वहां पे सप्लाई भर भर के है। तो वहां के जो 5 स्टार होटल जो आपको जो रेट में मिलेंगे, इंडिया में वो 3-4x में मिलेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि होटल के रेट्स जो रहे हैं और ऑक्यूपेंसी जो रहा है एक हाई लेवल पे रहा है, और रेट्स भी जो रहे हैं वो भी काफी प्रीमियम लेवल पे रहे हैं। फोकस ऑन माइस कन्वेंशन, तो मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंसेस और ये सारी चीजें जो हैं उस पे 18% सीएजीआर का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है 2030 तक। तो बहुत सारे कन्वेंशन सेंटर, जैसे अगर मुंबई में देखे तो अंबानी के जो कन्वेंशन सेंटर है, एक इवेंट अगर उसमें होता है, तो सपोज अगर कोई पेस्टिसाइड का कोई कॉन्फ्रेंस है, तो क्लोज टू 7 to 8 thousand पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कॉन्ग्रीगेट टू दैट कन्वेंशन सेंटर, और उसकी वजह से जो होटल रूम्स हैं वो सारे फुल होना शुरू हो जाते हैं। तो दे वुड प्रेफर प्रीमियम होटल्स, एंड उसके इन एंड अराउंड जो भी होटल्स हैं वो सारे फुल होना शुरू हो जाते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी, इट्स गोइंग टू बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, एंड 7 ट्रिलियन तक 2030 में होगा।
मिडिल क्लास इज ग्रोइंग, तो 31% ऑफ द पॉपुलेशन है 2024 में। बाय 2030, अकॉर्डिंग टू द स्किफ्ट रिसर्च, इट्स एक्सपेक्टेड टू ग्रो टू 38%। डिस्पोजेबल इनकम्स राइज हो रहा है, एंड इट्स एक्सपेक्टेड टू राइज बाय 50% फ्रॉम 2024 टू 2030। तो पर कैपिटा इनकम में भी एक इंक्रीज देखने को मिलेगा, और ये जो स्पेंडिंग है अ, इस कैटेगरीज में ये सब इंक्रीज होंगी। तो देर आर लॉट ऑफ ट्रिगर्स, मैरिजेस हैं, फिर आपके बहुत सारे लोग अपने पार्टीज, बर्थडे पार्टीज और ये सब भी कर रहे हैं। और ओवरऑल जो स्टोरी है होटल्स का, बिकॉज ऑफ द लो सप्लाई, it's been a stellar run for them as well on the stock market, and you can clearly see why, because the facts are there for them. But अब मेरे को लगता है they need to have much higher growth rates to compensate for the market cap that they've achieved. So they're already sitting at a 1,11,000 crore market cap, which compares to Hayat of the world, with the revenues not being anywhere close to what Hayat produces. So मेरे को लगता है थोड़ा consolidation phase पे रहना चाहिए, but you never know. It can just boom up, but the probability of it doing so is lower. So मेरा preference है कि to stay out of it for now. But obviously it's not a stock recommendation. Please do your own research, and please consult your financial advisor. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आईएचसीएल टुडे इंडस्ट्री लीडर इन इंडिया, और तो ये आप देखेंगे कौन कौन से ब्रांड में कितने सारे होटल्स आते हैं। तो क्लैरेजिस कलेक्शन इसमें सिर्फ 3 आता है, सिलेक्शंस में 43, फिर गेटवे होटल्स एंड रिजॉर्ट 31, और ये सारे तो 249 करंटली ऑपरेशनल है। उसका ब्रेकअप ये है 134। तो आप देखेंगे कि 103 जिंजर भी बहुत बड़े तरीके से उन्होंने खोला है। सैंटा क्रूज जस्ट एयरपोर्ट के सामने उन्होंने एक बहुत बड़ा 320 रूम जिंजर होटल खोला है, विच इज डूइंग रियली वेल। एंड इवन द ताज कैटेगरी में 134 होटल्स हैं, और ये विमानता और ये सब में भी ये लोग एग्रेसिव पुश की तरह है। तो 249 ऑलरेडी ऑपरेशनल है, और 139 पाइपलाइन पे है। तो 388 स्लॉटेड है कि 388 इनके पास होटल्स होंगे। तो ये इनका ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है। साइनिंग और ओपनिंग, तो ये डार्क ब्लू जो है आपको साइनिंग का है, और ये जो थोड़ा सा लाइटर ब्लू है ये ओपनिंग का है। तो आप देखें ये साइनिंग्स में कॉन्स्टेंटली एक इंक्रीज की तरफ ताज ग्रुप जा रहा है। 74 साइनिंग्स FY 25 में स्लॉटेड है, वेर एज 26 26 ओपनिंग स्लॉटेड है। तो जो साइनिंग है, अगर एक साल में 53 वीक्स होते हैं तो एक वीक में एक होटल से भी ज्यादा का साइनिंग है, और ओपनिंग 26 है। तो मतलब एवरी सेकेंड वीक देर ओपनिंग अ न्यू होटल, तो विच इज क्वाइट इम्प्रेसिव। मतलब इनका जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है वो काफी इम्प्रेसिव है, डेफिनेटली। हाँ, तो इसमें ये मेंशन कर रहे हैं कि इनका जो ब्रांडस्केप है प्राइस पोजिशनिंग में कहाँ पे स्टैंड करता है, राइट। तो अलग अलग कैटेगरी में, जैसे मैंने आपको बताया था, जिंजर जो है यहाँ पे देखेंगे आप मीडियम से भी थोड़ा कम कैटेगरी में है। विमानता, फिर विमानता और सिलेक्शन जो आ गए वो इस कैटेगरी में आ गए हैं, थोड़ा सा हाई से थोड़ा सा नीचे हैं। और जो प्रीमियम कैटेगरी में है वो ताज और ताज पैलेसेस हैं, 3 और 4, या जैसे देखेंगे कलर कोडिंग में। और ट्री ऑफ लाइफ जो है, ट्री ऑफ लाइफ और गेटवे, ये आपके ये इन्होंने विमानता और सिलेक्शंस के साथ टैग किए हैं। और 4 और 3 जो है क्लैरेजिस कलेक्शन और लग्जरी ब्रांडेड रेसिडेंसेस, इसको इन्होंने ताज पैलेसेस और ताज के साथ ब्रांड किया है, राइट। तो इससे पता चलता है कि इनके जो एसोसिएट ब्रांड्स हैं वो कौन से कैटेगरी में फॉल होते हैं, और इनका क्या सोचना है, मतलब एवरेज रेवेन्यू पर रूम को लेके इनकी सोच क्या है कि कहाँ से क्या, कौन सा कैश काव है और कौन ज्यादा
कैश प्रोड्यूस करेगा और कौन से किस कैटेगरी में बैठता है। तो ये देखिए, जैसे ये ताज इनका जो मेजर ब्रांड है, ये टायर 2 टायर 3 सिटीज में नहीं बैठता, राइट। और ड्राइवेबल डेस्टिनेशन जो है, ये सिलेक्शंस, गेटवे और ट्री ऑफ लाइफ, ये भी ये टारगेट करना है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, जिन लेजर लोकेशन जो है, ये सारे कैटेगरीज में बैठे हैं। तो ये तो जस्ट ट्राइंग टू बकेट वेयर ऑल दे आर। सो इन टर्म्स ऑफ द इंटरनेशनल मार्केट्स, ये लोग कह रहे हैं कि प्रेजेंस अभी बढ़ेगा, अपॉर्चुनिटी बेस्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में दे आर वेरी अपॉर्चुनिटी बेस्ड, मतलब ऐसा नहीं है कि जो मिल रहा है वो लोग लेना शुरू कर देंगे। दे आर नॉट दैट एक्सपेंडेड इनटू अ लॉट ऑफ प्लेसेस वेयर इट्स हाईली कॉम्पिटिटिव। एंड सारे अमेरिकन ब्रांड्स ने लॉफ्ट अलॉफ्ट हो गया या मैरियट, और इन्होंने अपने स्कीम्स के थ्रू, मैरियट, बॉनवॉय और ये सब के थ्रू मार्केट को खराब करके रखा है। और क्या है कि अमेरिका में जो है लॉयल्टी पॉइंट्स और लॉयल्टी ब्रांड पॉइंट्स, ये लोग बचपन से एक्यूमुलेट करते आ रहे हैं। तो उनके साथ compete करना प्राइस पे इन अ लॉट ऑफ ग्लोबल डेस्टिनेशन बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो ये भी एक रीजन है कि, और अगर इंडिया में ये अमेरिकन ब्रांड्स आते भी हैं, तो इंडिया में क्योंकि हम लोग लॉयल्टी पॉइंट्स बचपन से एक्यूमुलेट करते हुए नहीं आ रहे हैं, वो ट्रेंड है ही नहीं, तो प्राइस में compete करना उनके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एक एक एस्टैब्लिश ब्रांड है। व्हाट दे कैन डू इज दे कैन ओवरचार्ज, बट देन वही है कि ओवरचार्ज करेंगे तो पॉपुलेशन अभी जिस कैटेगरी में है, जिस जो 2700 पर कैपिटा इनकम, उनको कैप्चर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उनके लिए यहाँ आना डिफिकल्ट है, और अपने लिए बहुत सारे अलग डेस्टिनेशन में जाना डिफिकल्ट है, क्योंकि ये अमेरिकन ब्रांड्स और काफी इनका प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि की कंपनी ओन प्रोजेक्ट्स मेकिंग प्रोग्रेस। तो अम, ताज बैंड स्टैंड, 330 कीज, 85 अपार्टमेंट्स। तो ये एक अम, इनका चल रहा है प्रोजेक्ट। फिर लक्षद्वीप में चल रहा है, सुहेली और कदमत आइलैंड्स में चल रहा है, शिरोडा में चल रहा है। ठीक है, तो भूमि पूजन रन, अप्रूवल्स अवेटेड। अक्वाडा प्लेट्यू में एक ये बना रहे हैं, जो कि गोवा में आता है, गेटवे ब्रांड के अंदर। सप्लीमेंटल लीज डीड साइंड विद गवर्नमेंट ऑफ गोवा। फिर एकता नगर, एकता नगर आपका कहाँ पड़ गया? एकता नगर आपका पड़ गया, ये जो स्टैचू है, वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू, द टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड, वहां पे वो अपने प्रीमियम कैटेगरीज नहीं ला रहे हैं, वो विमानता और जिंजर ला रहे हैं, विच इज क्वाइट वेल अंडरस्टूड। ऑल्सो ये जो रिलीजियस टूरिज्म है, ये इनके लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर। अयोध्या में भी आई थिंक इन्होंने कुछ प्रपोज किया था, पर वो देखना पड़ेगा। अभी तो गोवा मोपा जो है वो, गोवा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, मनोहर पारिकर जी ने जो बनाया था। तो ये जिंजर ग्रुप वहां पे वो लेके आ रहे हैं। डिजाइन आर बीइंग फाइनल, लाइकली कंप्लीशन इन 2027। तो ये कुछ उनके प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं। अभी क्या करेंगे हम लोग, क्विकली एक बार नंबर्स भी देख लेंगे। अभी क्या प्रॉफिटेबिलिटी चल रहा है, और किस लेवल पे प्राइस टू अर्निंग्स बैठा है, मार्केट कैप किस लेवल पे बैठा है, जस्ट टू गेट एन आइडिया ऑफ वेयर the company is in terms of profitability, in terms of revenue and all those factors. So market cap, as we discussed, 1,09,000 crore, price to earnings जो है 65.7। तो it needs to consistently show high growth to justify its valuation, which I feel currently is unjustified. Having said that, the price can increase because sometimes we see a lot of irrationality in price as well. So the stock needs to be supplemented by high growth, um, which it has all the attributes of. But in terms of comparison with global brands, I do not see the tear away growth that I saw a couple of years back. Um, So yeah, the current price is 767. The dividend yield hardly pay out dividend. तो वो फिर क्या करते हैं कि डिविडेंड देने से अच्छा उनको लगता है कि दे कीप री इन्वेस्टिंग बैक इनटू द प्रॉपर्टी, and that would be better for them. So profit after tax is 1662 crore.
ROC and ROE close to 17%, promoter holding 38%, um, और फ्री कैश फ्लो एज वी डिस्कस, तो इनके पास 3,000 करोड़ के करीब का फ्री कैश फ्लो है। प्राइस अगर आप देखेंगे तो इन 2020 इट वाज ट्रेडिंग एट अराउंड 88, 88 143 के करीब ट्रेड कर रहा था, एंड करेंटली इट्स अराउंड 735। अगर आप कंपेयर करें कुछ इंडियन ब्रांड्स के साथ, तो ऑल सो EIH जो है वो की ओबरॉय ब्रांड है, वो 30 के पीई पे बैठा है। ITC होटल सिमिलर पीई, प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल एज इंडियन होटल्स। और बाकी जो है बहुत छोटे छोटे हैं। आई थिंक मार्केट कैप वाइज भी आप देखेंगे 16,000 करोड़, 13,000, 20,000 करोड़। ITC, EIHP उसी कैटेगरी में आ गया, बट प्राइस टू अर्निंग्स का काफी डिसेंट लग रहा है। बट तो यही है आई थिंक इनका मार्केट कैप, डिविडेंड और डेट डेट टू इक्विटी रेशियो अगर आप देखेंगे तो शैलेट होटल्स काफी हाईली लेवरेज है, बट आजकल सब कोई एसेट लाइट मॉडल अपना रहा है। और शैलेट होटल्स का यहाँ पे प्लेज परसेंटेज भी है, जो कि होता है कि अपने ही शेयर्स को गिरवी रखना। क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखें कंसिस्टेंट एक टीयर वे ग्रोथ, तो जहाँ पे 1,000 करोड़ पे बैठा था 1,500 करोड़ पे, इट broke through and currently sitting at 8,300 crore, and profit, net profit 2,000 crore। नॉट बैड, आई थिंक। तो OPM परसेंटेज 33% पे बैठा है, जो कि बहुत सारे बहुत सारे इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा बेहतर है। और वो लोग वॉल्यूम पे गेम खेलते हैं, बट उनके मार्जिन्स बहुत फ्लक्चुएट करते हैं, और फिर रॉ मटेरियल प्राइसेस अगर थोड़ा सा इधर उधर हो जाएं, देन उनके पास वो ब्रांडिंग पावर नहीं है कि प्राइसेस को मेंटेन कर पाए। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है आई थिंक स्टॉक उठाते समय, जो कि मैं देखता हूँ कि अगर चीजें एक्सपेंसिव हो रही हैं कि, तो क्या उस बिजनेस में ये पावर है कि वो अपने प्राइसेस को इंक्रीज करे विदाउट एनी डिप इन डिमांड। तो अगर वो ये कर पाता है, तो दैट इज अ गुड साइन कि इसमें वो दम है। बट ऑल्सो इट नीड्स टू बी सप्लीमेंटेड बाय ग्रोथ, एंड इट नीड्स टू बी एट अ रीजनेबल वैल्यूएशन एज वेल। सो ये सारा कॉम्बिनेशन देख के ही आई थिंक एक एंट्री लेनी चाहिए। तो आप जरूर कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है कि अगर हम इसका वीडियो बनाते हैं 1 साल बाद या 2 साल बाद, वेयर डू यू सी द रेवेन्यू जंपिंग टू, वेयर डू यू सी द प्रॉफिटेबिलिटी जंपिंग टू। तो मुझे लगता है कि इट विल स्टिल जंप टू अ ग्रेट एक्सटेंट, बट इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी व्हाट हैपेंस टू द प्राइस, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि प्राइस विल शुड कंसोलिडेट, बट अगेन you never know with these things, sometimes it can just blow up and be irrational for a long long time. So that's it from my side in this edition. Please let me know in the comment section what you think about the analysis. Also, do let me know any stocks which you would want me to cover. Hope you have a lovely day ahead and a wonderful, wonderful year ahead as well. Thank you.